लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लिंकिंग वर्ब जो होता है वो अपने साथ कंप्लीमेंट लेता है और कंप्लीमेंट ले करके अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। जैसे अब लिंकिंग वर्ब की बात छेड़े, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? सही मामले में अगर देखें तो लिंकिंग वर्ब लिंक करने का काम करता है, अपने बाद कंप्लीमेंट को लेता है और कंप्लीमेंट को ले करके उसको सब्जेक्ट से अथवा ऑब्जेक्ट से लिंक करता है। अब लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लिंकिंग वर्ब दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी और दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। जिन क्रियाओं में इज, एम, आर, वाज, वर के विभिन्न रूपों का वर्णन होता है ऐसे वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी कहते हैं। और बी क्रिया के विभिन्न रूपों इज, एम, आर, वाज, वर के अतिरिक्त भी जिन क्रियाओं का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है उन्हें लिंकिंग वर्ब्स अदर देन बी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग समझ नहीं पाते। देख अब आप समझिए यहां तो इज, एम, आर, वाज, वर ए बी से पैदा है। अब कैसे जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब है? याद रखो इज, एम, आर, वाज, वर ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये फाइनाइट वर्ब भी होते हैं। अब कैसे हम पहचानेंगे कि ये इज, एम, आर, वाज, वर कब लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे, कब हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे और कब ये फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे? तो याद रखिए अगर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कोई नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, प्रोनाउन आ जाए तो याद रखिए इस, एम, आर, वाज, वर क्या कहलाएंगे? लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी। यहां देख लेते हैं कैसे, जैसे देख लीजिए यहां पे ठीक। तो यहां देखें हम यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लो इज, एम, आर, वाज, वर ऐसे समझिए। देखिए इज, एम, आर, वाज और वर प्लस आपको नाउन मिल जाए, प्रोनाउन मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाए, एडवर्ब मिल जाए तो याद रखिए वर्ब्स क्या होंगे? ये होंगे लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी। याद रखिए ठीक। अगर इस, एम, आर, वाज, वर के बाद आपको नाउन मिल जाए, प्रोनाउन मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाए, एडवर्ब मिल जाए, इनको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे राम इज अ बॉय। अब राम इज ए बॉय, बॉय जो वर्ड है वो क्या है? नाउन है, नाउन है तो इज के बाद नाउन आ रहा है, इसका मतलब इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। जैसे ही इज मैड, अब ही इज मैड, अगर इसमें देखें मैड क्या है? एडजेक्टिव है, इज यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। जैसे इट इज आई, इट इज आई, अब यहाँ आई क्या है? प्रोनाउन है, ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो ये आप समझ गए होंगे ठीक। अब यहां और देख लेते हैं। अब अगर इज, एम, आर, वाज, वर, अगर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वी फोर आ जाए अथवा वी थर्ड आ जाए, अगर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इंग फॉर्म आ जाए अथवा क्या आ जाए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो याद रखिएगा ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे एचवी। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब।
जैसे भी यहां एग्जाम्पल देख ले कि राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। अब देखें तो इज के बाद क्या आ रहा है, इज के बाद यहाँ V4 आ रहा है, इज हमारा HV है, HV माने हेल्पिंग वर्ब। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे यहां देख लें, अब यहां पे देखें कि राम इज बीटेन इन द स्कूल, राम इज बीटेन इन द स्कूल। अब देखें, अब यहाँ इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इज यहाँ हमारा HV है। आई होप यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये प्रश्न बनता है लिंकिंग वर्ब अदर देन बी क्या है। तो लिंकिंग वर्ब अदर देन बी जो होता है और बी क्रिया के विभिन्न रूपों इस, एम, आर, वाज, वर के अतिरिक्त जिन वर्ब्स का प्रयोग लिंकिंग वर्ब्स के रूप में होता है उन्हें लिंकिंग वर्ब्स अदर देन बी कहते हैं। इसमें कौन आते हैं, जैसे मान लीजिए गो है, कम है, गेट है, ग्रो है, बिकम है, रन है, इटिशी। ये होते हैं लिंकिंग वर्ब्स अदर देन बी। लेकिन अब यहां समझना, इस गो का मतलब जो होता है, अगर गो के बाद, ग्रो के बाद, बिकम के बाद, रन के बाद एडजेक्टिव आए तो जान लिए इनका अर्थ होता है होने के अर्थ में होता है, ठीक। एक और होता है फाल भी होता है, ठीक, फाल। तो अगर गो, गेट, ग्रो, बिकम, फॉल, रन के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो याद रखना इनका अर्थ होता है बिकम, होने के अर्थ में। जैसे ही वेंट ब्लाइंड, जैसे यहां लिखता है ही वेंट ब्लाइंड। अब इसका अर्थ आप क्या समझोगे, वेंट का मतलब गया, ब्लाइंड माने अंधा नहीं, यहां ही वेंट ब्लाइंड, ब्लाइंड क्या एडजेक्टिव है, ही वेंट ब्लाइंड का मतलब ही बिकेम ब्लाइंड, वो अंधा हो गया, ठीक। तो याद रखिए, ठीक। जैसे ही फेल इल, ही फेल इल। अब इल क्या है, एडजेक्टिव है, फेल का मतलब बिकेम, ही फेल इल, वो बीमार हो गया। तो आई होप ये बातें आप यहां समझ लिए होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, जेरेंड जो होता है वो नाउन की तरह जब फंक्शन करता है तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बन करके आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में यूज होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में यूज होता है। जैसे देख लेते हैं कैसे यूज होता है जेरेंड, ठीक। देख लीजिए अब यहाँ पे, ठीक। जैसे मान लीजिए, अब ऐसे का पहला एग्जांपल है डूइंग, डूइंग इज लर्निंग, डूइंग इज लर्निंग, करना ही सीखना है। अब यहां इज के बाद वर्ब की V4 जो आया है ये जेरेंड है, और इज यहाँ पे LV, ए लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जेरेंड है, जेरेंड है। कैसे यूज हुआ है, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज, कंप्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। अब देखें चौथा है गवर्न बाय प्रीपोजिशन, गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन। चौथा है गवर्न बाय प्रीपोजिशन, बाय ए प्रीपोजिशन।
अब यहां समझिए यहां क्या होता है। ऐसी स्थिति में जो जेरेंड होता है उसके पहले कोई प्रीपोजिशन आता है, और प्रीपोजिशन जो आता है वो जेरेंड पर क्या करता है, गवर्न करता है, उसको कहते हैं गवर्न बाय द प्रीपोजिशन। अथवा ऐसी स्थिति में जेरेंड जो है वो किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। कैसे, जैसे देखते हैं, माय फ्रेंड इज फंड ऑफ फाइटिंग। मेरा दोस्त, माई फ्रेंड इज फंड ऑफ फाइटिंग, मेरा दोस्त लड़ने का शौकीन है। तो यहां पे फाइटिंग जो है वो जेरेंड है, ठीक, जेरेंड है। तो ये आप क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये जो जेरेंड है ये आपके द्वारा गवर्न हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, गवर्न बाय द प्रीपोजिशन, गवर्न बाय द प्रीपोजिशन ऑफ, या इसी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ। ये ऑफ का क्या है, प्रीपोजिशन बनकर के आया है, ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं पांचवा, पांचवा जो है वो है हमारा केस इन अपोजिशन विथ द डमी प्रोनाउन इट। अब समझे यहां ऐसी स्थिति में क्या होता है, अभी डमी प्रोनाउन इट क्या होता है, तो इट डमी कब हो जाता है, जब इट का कोई मतलब नहीं होता, जब इट का अर्थ या नहीं होता, या इंट्रोडक्टरी इट होता है। ऐसे इट को हम डमी इट, इम्पटी इट भी बोलते हैं। जब इट का कोई अर्थ नहीं होता है, ये वाक्य की बनावट के लिए इसको यूज कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं डमी इट। इसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो जेरेंड होता है वो अपने से पूर्व आए हुए डमी प्रोनाउन इट के साथ अपोजिशन के रूप में यूज होता है। कैसे, जैसे देखते हैं, यहां सेंटेंस देखें, जैसे है इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज क्राइंग ओवर द पास्ट, इट इज ऑफ नो यूज क्राइंग ओवर द पास्ट। बीते हुए पर चिल्लाना मूर्खता है या बेकार है, जो चीज बीत गई उस पे चिल्लाना बेकार है, ठीक। अब यहां देखें तो क्राइंग क्या है, एक क्राइंग हमारा जेरेंड है, क्या यूज है इसका, ठीक, इसको हम बोलेंगे केस इन अपोजिशन with the dummy pronoun it, इट के साथ क्या, केस इन अपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक। आई होप जेरेंड आपने समझ लिया होगा। फिर समझ लेते हैं एक बार जेरेंड के बारे में, क्योंकि मैं आपको पहले ही कई बार बताया, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। बात करें, हमने तो क्या नाउन को जान लिया, हमने प्रोनाउन को जान लिया, हमने इन्फिनिटिव को जान लिया, हम यहां जेरेंड को जान लिए, ठीक। लेकिन अभी जेरेंड का पूरा खत्म नहीं हुआ है, अब जेरेंड की बात कर लें।
किसी ने बोला भाई जेरेंड क्या है, तो सीधे आपको कहना है भैया जेरेंड जो नॉन फाइनाइट है, क्या है, जेरेंड नॉन फाइनाइट है। अब उसने अगर पूछ लिया कि नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो भैया बोलेंगे देखो जब हम वर्ब को स्टडी करते हैं, तो जब वर्ब एडवांस को स्टडी करते हैं तो एडवांस वर्ब में तीन पार्ट हो जाता है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऑक्सिलरी। फाइनाइट तो आपने जान ही लिया, फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने फॉर्म में, अपने रूप में चेंज करता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब अपने रूप में चेंज करता रहता है, दैट इज नोन टू बी फाइनाइट वर्ब। क्लियर। इसके 6 पार्ट होते हैं, पहले नंबर फॉर्म, 5 फॉर्म होते हैं, दूसरे पर है कंजुगेशन, 3 होते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे आता है काइंड, 4 होते हैं, फिर आता है मूड, मूड जो होता है वो होता है 3, फिर आता है टेंस, टेंस होते हैं इसके 3, वैसे तो 12 होते हैं, और होता है फिर लास्ट वाला आता है वॉइस, 2 होते हैं एक्टिव और पैसिव। नॉन फाइनाइट, अब बात जेरेंड की करें, किसी ने बोला जेरेंड क्या है, भाई नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन से चेंज नहीं होता, ये अपने रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता, इस पर वाक्य सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, टेंस का किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने अपने रूट फॉर्म में बना रहता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव होता, जेरेंड होता, पार्टिसिपल होता है। अब बात करें जेरेंड की, जेरेंड क्या है, कैसे बनता है जेरेंड, सीधी सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ। अब बोले भाई आईएनजी लगाएं, तो आईएनजी लगाकर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, लेकिन दोनों के फंक्शन में अंतर है, शक्ल तो एक है, शक्ल दोनों की एक है, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों हम शक्ल हैं, लेकिन दोनों की कार्यशैली अलग है, दोनों का क्षेत्र अलग है। जेरेंड सेंटेंस में फंक्शन नाउन का करेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में फंक्शन एडजेक्टिव का करेगा, ये बात दिमाग में मार, और दोनों के अर्थ अलग है। जेरेंड का अर्थ होगा ना नेनी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ होता है करके, या ता ते ती प्लस हुए, या ना ने नी प्लस वाला वाले वाली, याद रखना जेरेंड की बात। अब जेरेंड सेंटेंस में जब नाउन का फंक्शन करेगा तो ये 5 तरह से यूज होगा, जो कि आपने देखा, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, और केस इन अपोजिशन विद डमी प्रोनाउन इट। अब आगे बढ़े तो जेरेंड के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन लीजिए। जेरेंड एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है, जब यह एक्टिव होगा तो इसके प्रेजेंट और परफेक्ट 2 फॉर्म होंगे, और जब ये पैसिव होगा तब भी इसके प्रेजेंट और परफेक्ट 2 फॉर्म होंगे। ये चीज आपको यहां जानना होगा, ठीक, आइए जानते हैं। देखो जेरेंड, ये हमारा जेरेंड, ये एक्टिव और पैसिव दोनों होगा, ठीक। तो अब यहां पे जानो, ठीक, ये एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ए है इसके बारे में, ठीक। पहला तो ये एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होगा ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, अब ये 2 पार्ट हो गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में इसके 2 पार्ट होंगे, ये 2 पार्ट इसके हो जाते हैं, ठीक। पहला है प्रेजेंट फॉर्म,
और दूसरा है परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म दूसरा हमारा है परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट फॉर्म उसी प्रकार से पैसिव भी इसके दो पार्ट हो जाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। तो याद रखना भाई। अब जेरेंड की बात करें तो जेरेंड जो होता है, ये तो यार बेसिक जानकारी इसके बारे में रखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और सेंटेंस में जो फंक्शन करता है वो नाउन का फंक्शन करता है। हिंदी अर्थ क्या होता है? ना नेनी। अब जेरेंड की बात करें तो ये एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और पैसिव वॉइस भी हो सकता है। जब ये एक्टिव वॉइस में होता है इसके प्रेजेंट और परफेक्ट दो फॉर्म होते हैं, ठीक, यहां देखें। और जब ये पैसिव वॉइस में होता है तब भी इसके प्रेजेंट और परफेक्ट दो फॉर्म होते हैं। अभी आप समझो, ठीक। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? अब यहां देखें, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है। वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब जैसे यहां एक लेते हैं डूइंग, डूइंग, डूइंग वो फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब परफेक्ट फॉर्म में क्या होगा? हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। अब ये देखिए हैविंग डन, जैसे हैविंग डन। अब आप समझो यहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट। बहुत बेसिक और माइन्यूट डिफरेंस बताने जा रहे हैं आपको। अब यहां एक कंफ्यूजन हो जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी हैविंग प्लस वर्ब थर्ड से बनता है। मतलब हैविंग प्लस वर्ब थर्ड में दो बातें हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म से अगर हैविंग आ जाए और हैविंग बीन आ जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है और जेरेंड एक्टिव वॉइस में परफेक्ट फॉर्म में भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या याद रखो, अगर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए या हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और अगर वो फंक्शन नाउन का कर रहा है तो याद रखना वो जेरेंड होगा और परफेक्ट फॉर्म में होगा। एक्टिव वॉइस में रहेगा तो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा और अगर पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा। लेकिन जब परफेक्ट पार्टिसिपल भी ऐसे ही होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूरा हैविंग या हैविंग बीन लगाने से बनता है। लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो फंक्शन एडजेक्टिव का करता है और उसका हिंदी अर्थ के बाद, के उपरांत, के पश्चात होता है। अब यहां समझना ठीक। अब यहां देखिए पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा होता है परफेक्ट फॉर्म। तो अब देखिए प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है, बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। जैसे यहां है बीइंग डन, बीइंग डन। अब देखें यहां हैविंग प्लस वर्ब क्या, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। जैसे हैविंग बीन डन, हैविंग बीन डन। अब समझो भाई कंफ्यूजन, यहां और कंफ्यूजन होगा। ये जो पैसिव वॉइस में परफेक्ट फॉर्म में है बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जब पैसिव वॉइस में होता है तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस, अगर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आप चेक करो कि वो जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जेरेंड भी जब क्या पैसिव वॉइस में होता प्रेजेंट फॉर्म में तो बीइंग प्लस वर्ब थर्ड आता है उसके बाद, तो उसमें ठीक। और जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में होगा तब भी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगा।
लेकिन डिफरेंस ये होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन एडजेक्टिव का करेगा और जेरेंड फंक्शन नाउन का करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेक करते हैं और चेक करते हैं, आप अपने नॉलेज को चेक करो। अभी इतना डिटेल हमने आपको बताया, अब सेंटेंस में आप फाइंड आउट करो तो जान ले हम आपको, ठीक, कि आपने जेरेंड को अच्छी तरह से जान लिया। आइए थोड़ा देखते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस आ गया, कह दिया कि डूइंग इज लर्निंग। अब बोला भैया डूइंग इज लर्निंग। अब आपसे कहा गया डूइंग क्या है इसमें, तो डूइंग तो पहली बात जान लो ये है, कोई भी हो, ये हमारा इज वर्ब है और इज हमारा वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट बन करके, और याद रखना जब कोई भी आईएनजी फॉर्म वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आ जाए तो जान लेना वो जेरेंड ही होगा और फंक्शन नाउन का करेगा बात। लेकिन अब ये कंफ्यूजन है कि ये डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरेंड है, तो वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आ रहा, फंक्शन नाउन का कर रहा है, इसलिए ये क्या है, जेरेंड है। ये हमारा क्या है, जेरेंड है। ठीक, अब जेरेंड है तो जेरेंड एक्टिव और पैसिव दोनों होता है। अब ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में, जी हाँ ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक, ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में दो फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। तो वह फर्स्ट प्लस आईएनजी प्रेजेंट फॉर्म में आता है, प्रेजेंट फॉर्म। अब देखो यहां, अब यहां देखें ए भी वैसे ही एडिक, ए भी एडिक। अब प्रेजेंट फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। एक और ये भी लर्निंग भी ऐसे है, ठीक, वैसे भी लर्निंग भी है, ठीक। अब यहां एक और सेंटेंस देखें, आई कैन नॉट बाई दिस बुक, बिकॉज ऑफ, यहां नहीं आ पाएगा, और देखते हैं, ठीक, सेंटेंस लंबा होगा। जैसे भी यहां दूसरा सेंटेंस देखें, आई कैन नॉट बाई दिस बुक because of being torn, torn, फटी होने के कारण मैं इस किताब को नहीं खरीद सकता। अब यहां देख ले तो being और प्लस वर्ब थर्ड, ये है क्या, तो भैया ये जेरेंड है। आपके द्वारा गवर्न हो रहा है, आप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ये याद रखना। ये है क्या, ये हमारा जेरेंड है, जेरेंड है। तो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है, तो जी ये हमारा पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में है तो प्रेजेंट फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में, तो जी हाँ ये हमारा क्या है, परफेक्ट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में। आई होप यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और सेंटेंस देखते हैं। जैसे he was tired at
having walked, at having walked a long distance, a long distance। अब ये देख ले भैया, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हैविंग वॉक्ड, अब कंफ्यूजन यहाँ हो जाए, हैविंग वॉक्ड यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है कि जेरेंड है, तो भैया उसके पहले क्या लगा, एट। तो एट क्या है, एट हमारा ये क्या है, एट, एट हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो इसका मतलब हैविंग वॉक्ड जो है वो एट प्रीपोजिशन से गवर्न हो रहा है। इसका मतलब हैविंग वॉक्ड पर एट का प्रभाव पड़ रहा है, एट का शासन है। इसका मतलब हैविंग वॉक्ड एट का क्या है, ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है। एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एट का ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है, इसलिए हमारा जेरेंड है। फंक्शन नाउन का कर रहा है, नाउन का फंक्शन कर रहा है, ठीक। अब जेरेंड है तो ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, जी हाँ ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में दो फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। किसमें है, जी हाँ परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में। आई होप ये बातें यहां तक समझ में आई होंगी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अगला यहां देख लेते हैं, जैसे है माई फ्रेंड वॉज डिस्प्लेस्ड, माई फ्रेंड वॉज डिस्प्लेस्ड at having been at having been found guilty। अब यहां देखें तो कहता है कि माई फ्रेंड वॉज डिस्प्लेस्ड एट हैविंग बीन फाउंड गिल्टी। दोषी पाए जाने के कारण, दोषी पाए जाने पर मेरा दोस्त अप्रसन्न हो गया, ठीक। यहां देखें हैविंग बीन फाउंड, अब कंफ्यूजन यहां है कि क्या है, ये जेरेंड है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो गुरु एट से गवर्न हो रहा, एट यहां देखें तो प्रीपोजिशन है, आए हमारा प्रीपोजिशन है, और ये हैविंग बीन फाउंड जो वर्ड है ये क्या हो रहा है, एट से गवर्न हो रहा है। इसका मतलब एट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, फंक्शन नाउन का कर रहा है। इसका मतलब ये जेरेंड है, ए जेरेंड। अब जेरेंड है तो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, जी पैसिव वॉइस में, पैसिव है। और पैसिव अगर है तो प्रेजेंट फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में, जी हाँ ये परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में। आई होप यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट जेरेंड का क्लियर हो गया होगा, ठीक। और जेरेंड आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो 3-4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो जेरेंड को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब बचता हमारा क्या है, फ्रेज, क्लास। अब फ्रेज और क्लास को हम ए ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होते हैं, फ्रेज और क्लास, इनके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट रोज की तरह, आप अगर चैनल पर नए हैं तो पहला काम तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।